Hello everyone. So in this video, I will explain you the basic features of the budget of financial year 2024 and 25. देखो ये बजट समझाने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स ऑफ बजट्स के बारे में समझा दूंगा ताकि आपको अगर आप इवन दो यू आर अ बिगनर आपके लिए आसान हो कि बजट को किस तरीके से हम प्रोसीड करेंगे। ठीक है, अगर आप इंडिया की कोई भी एग्जाम दे रहे हो इंक्लूडिंग यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और कोई भी एग्जाम जहाँ पे बजट सेक्शन आपको कंसर्न है वहाँ पे आपको ये वीडियो हेल्प करने वाला है, तो आप इसको देख सकते हो। ठीक है, चलिए अगर हम लोग बात करें बजटिंग प्रोसेस इन इंडिया की तो देखो उसमें कुछ टर्म्स होते हैं वो समझ लेते हैं सबसे पहले। If you need to know about the budgeting process in India, then you should know about the public sector enterprise and public sector undertaking. ठीक है, अगर मान लो गवर्नमेंट की जो शेयर है वो ग्रेटर देन 50% हो जाती है किसी भी एंटरप्राइज है या अंडरटेकिंग में। ठीक है, मान लो कि अगर गवर्नमेंट की शेयर ग्रेटर देन 50% हो जाती है तो वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हो जाएगी या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो जाएगी। ठीक है, अगर हम लोग मान लेते हैं पीएसयूज की बात कर लेते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की बात कर लेते हैं, तो इसमें ऑब्वियसली जो मैनेजमेंट का पोर्शन होगा, मैनेजमेंट पोर्शन कहने का ये मतलब हुआ कि जो भी मैनेजरियल एक्टिविटीज़ होंगे, जो भी मैनेजमेंट टॉप नॉच ऑफिशियल्स होंगे वो गवर्नमेंट उसको कौन बैठाएंगे, उसको बैठाएंगे गवर्नमेंट, मतलब स्ट्रांग होल्ड अच्छा होगा। ठीक है, चलिए ये बेसिक चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, स्कीम्स बहुत आते हैं आपके बजट में कि ये स्कीम इसके द्वारा लॉन्च किया गया, ये स्कीम इसके द्वारा लॉन्च किया गया, देन वी शुड नो अबाउट द स्कीम्स। तो बेसिक सा एक सिंपल सा टर्म होता है, एक होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ठीक है, एक होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, एक होता है आपको स्टेट स्कीम। ठीक है, ये तीन स्कीम्स होते हैं, ये तीनों के बारे में बेसिक डिफरेंसेस आपको पता होना चाहिए। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की बात करें तो स्पॉन्सर्ड बाय सेंटर बट होल्डर्स कौन होंगे इसमें, स्टेट भी होंगे, मतलब सेंटर प्लस स्टेट दोनों होंगे इसमें। ठीक है, मतलब अगर हम लोग सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की बात करें तो यहाँ पे सेंट्रल प्लस स्टेट दोनों का स्पॉन्सरशिप होगा। इफ यू विल टॉक अबाउट सेंट्रली सेक्टर स्कीम, देन यहाँ पे जो 100% शेयर होगा वो सेंटर हमारा प्रोवाइड करेगा। अगर हम लोग बात करेंगे स्टेट स्कीम की तो यहाँ पे ऑब्वियस है, नेम से ही क्लियर कि स्टेट जो होगी वो 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी, 100% फंड करेगी इस स्कीम के लिए। बेसिक है। अगर हम लोग डिसइन्वेस्टमेंट की बात करें, जब गवर्नमेंट जो है, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है बहुत सुनते होंगे आप। ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब यही हुआ कि अगर गवर्नमेंट जो है किसी भी एंटिटी की 50% से कम अपने गवर्नमेंट कंपनी को सेल कर रही है, मतलब 50% से कम अपने पोर्शन ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी, अपने शेयर ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी को सेल कर रही है, तो उसको हम लोग कहेंगे डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या होगा, जो भी मैनेजमेंट होगा वो गवर्नमेंट के द्वारा ही चलेगा। क्लियर है। अगर हम लोग इसी तरीके से प्राइवेटाइजेशन की बात कर लेते हैं, प्राइवेटाइजेशन वेरी मच इन न्यूज़, हर वक्त ये किसी ना किसी ऑपोजिशन पार्टी के माउथ स्पीक है। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट जो होता है वो 50% से ज़्यादा शेयर को सेल कर देती है, मतलब किसी भी एक गवर्नमेंट एंटिटी की 50% ज़्यादा अगर आप शेयर को सेल कर दोगे, और यहाँ पे मैनेजमेंट आपको चेंजिंग दिखेगा। किस तरीके से चेंजिंग दिखेगा, पहले तो गवर्नमेंट थी और यही गवर्नमेंट एंटिटी धीरे धीरे अपने मैनेजरियल पोजीशंस को रिलीज करती है, मैनेजमेंट जो एरिया होता है उसको वो प्राइवेट सेक्टर को देती है कि आप संभालो, मुझसे नहीं संभल रहा है, मैं उस औकात का नहीं हूँ। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें इंडिया में बजटिंग प्रोसेस के बारे में तो आपको देखने को मिलेगा 3 टर्म होता है जो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है, जहाँ पे अगर इनिशियली मैंने स्टार्ट किया था मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन लगा था और कोई बताता भी नहीं है। ठीक है, बजट में सीधे बता देंगे फिस्कल डेफिसिट क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, कैपिटल रिसीट क्या है, कैपिटल डेफिसिट क्या है, फिर कहाँ एक्सपेंडिचर है क्या है, ये सब बता देंगे, मनी कहाँ से आती है कहाँ जाती है। लेकिन बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे एक टर्म होता है आपको, आप देखते हो कि BE, उसको कहते हैं बजट एस्टिमेट। क्या कहते हैं, बजट एस्टिमेट। इसी तरीके से एक वर्ड होता है RE, जिसका मतलब होता है रिवाइज्ड एस्टिमेट। इसी तरीके से एक होता है AE, आपने देखा होगा, ये होता है एक्चुअल एस्टिमेट। अब देखो हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग मान लो बजट की बात कर रहे हैं 24-25 की, जैसे राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द बजट एस्टिमेट फॉर 24 और 25। अगर हम लोग इस 24-25 बजट की बात कर रहे हैं तो जब भी हम लोग नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, मतलब इस फाइनेंशियल ईयर जिसकी हम लोग बजट निकाल रहे हैं, तो उसकी जब हम लोग बात करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा BE, बजट एस्टिमेट। ठीक है, इसी तरीके से अगर रिवाइज एस्टिमेट की बात करेंगे RE की, तो लास्ट ईयर की देख लेंगे। कौन सी देख लेंगे, 23-24 जो रनिंग है भाई, क्योंकि 24 में हम लोग 24-25 का निकाल रहे हैं, तो RE जो होगा हमारा रिवाइज एस्टिमेट जो रनिंग है, ठीक है, तो वो 23-24 की हो जाएगी। अगर हम लोग एक्चुअल एस्टिमेट की बात करेंगे तो ये हमारा पास्ट हो गया, मतलब ये ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें बजटिंग जो हम लोग किए थे वो ऑलरेडी डन एंड डस्टेड है, तो ये हो जाएगा आपको 22 और 23 के बारे में।
क्लियर है? ये बेसिक चीज़ें हैं, जरूरी है जानना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन करती है, मैंने देखा है, मुझे भी होती थी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब हम लोग आगे स्टार्ट करें किसी भी टॉपिक को इन केस ऑफ बजट। हम लोग जो अभी करंट ईयर, अपकमिंग ईयर, नेक्स्ट ईयर, प्रीवियस ईयर का कंसेप्ट देखें, उसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। अगर देखो, बस मैं बता देता हूँ बेसिक से। अगर हम लोग प्रीवियस ईयर की बात करें तो ये रेफरेंस ईयर होता है। ठीक है, यहाँ से हमें आइडिया लगता है टैक्स के बारे में, एक्सपेंडिचर के बारे में, हमें उससे मतलब नहीं है ज़्यादा। अगर हम लोग करंट ईयर की बात करें तो यहाँ पे बजट मेकिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। जो करंट ईयर होता है ना, करंट ईयर की बात कर ले तो करंट ईयर, तो यहाँ पे आपको बजट मेकिंग प्रोसेस जो होता है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, नॉर्मली ये जो होता है सितंबर एंड से अक्टूबर फर्स्ट वीक में होता है। ठीक है, ये नॉर्मली आपको कब से कब होगा, सितंबर एंड से अक्टूबर फर्स्ट वीक में होता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। चीफ इकोनॉमी एडवाइजर एंड डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी अफेयर बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती है ऑन द डिजाइनिंग ऑफ बजट। ठीक है, अगर हम लोग बात करें डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, ये प्रिपेयर करती है बजट को, और ये मिनिस्ट्री है। ठीक है, फरवरी 1 को बजट को प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, बिफोर 1 डे, उससे एक दिन पहले आपको जनवरी 31 को इकोनॉमी सर्वे प्रेजेंट किया जाता है। बजट एस्टिमेट आपको पता है, मैंने ऑलरेडी बता दिया, 24-25 की बात करेंगे। ठीक है ना, मतलब बजट एस्टिमेट हमेशा जो होगा वो अपकमिंग ईयर के लिए होगा। रिवाइज एस्टिमेट आरई की बात हम लोग कर लेंगे तो 23-24 मतलब करंट ईयर के लिए होगा, जो अभी रन कर रहा है ईयर। एक्चुअल एस्टिमेट की बात कर लें तो इसकी डाटा हमारे पास अवेलेबल है 22-23 की। ठीक है, जैसे 24-25 की बजट निकाल रहे हैं तो ये बजट एस्टिमेट हो गया। रिवाइज एस्टिमेट की बात करें तो ये 23-24 हो जाएगा, और एक्चुअल एस्टिमेट की बात करें तो 22-23 हो जाएगा। 22-23 एक्चुअल एस्टिमेट मतलब वैसा डाटा जो हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, अगर हम लोग अपकमिंग नेक्स्ट ईयर की बात कर लेंगे तो 1 फरवरी 2024 को बजट को प्रेजेंट किया जाता है, नॉट दिस टाइम। जनरल डिस्कशन होता है पहले, फिर स्क्रूटनाइज होता है, स्क्रूटनी होता है स्टैंडिंग कमिटीज़ के द्वारा। ठीक है, वोटिंग होता है ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स के लिए ऑन डिमांड वोटिंग होता है। फिर एप्रोप्रिएशन बिल पास किया जाता है। आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, एप्रोप्रिएशन बिल जो पास होता है उसकी आर्टिकल कौन सी है। ठीक है, एक्सपेंडिचर के लिए होता है। फिर फिनांस बिल पास होता है, इसकी भी आप आर्टिकल मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, ये सब देखो 1 फरवरी से 31 मार्च 2024 तक कंटिन्यू होता है। फिर बजट इंप्लीमेंटेशन होता है, आपको पता ही है। फिनेंशियल ईयर होता है, हमेशा याद रखना फिनेंशियल ईयर की जब भी बात करेंगे तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगा। ठीक है, 31 मार्च तक। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना, क्योंकि मैं देखता हूँ अगर याद नहीं रहता तो AM याद रख लेना, तो आपको अप्रैल टू मार्च याद रहेगा। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है, उसको समझते हैं। इकोनॉमी सर्वे के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। इकोनॉमी सर्वे क्या होता है? एनुअल कमेंट्री होता है स्टेट ऑफ द इकोनॉमी ऑफ इंडिया के, जिसको प्रिपेयर किसके द्वारा किया जाता है? चीफ इकोनॉमी एडवाइजर के द्वारा। अभी कौन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी अफेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑन द कमेंट्री ऑफ द स्टेट ऑफ इकोनॉमी इन इंडिया, दैट इज इकोनॉमी सर्वे। ठीक है, ओपिनियन ऑफ इकोनॉमी सर्वे जो होता है वो बाइंडिंग नहीं होता है गवर्नमेंट पे। याद रखिएगा, इकोनॉमी सर्वे ये एक कीवर्ड है जहां से क्वेश्चन बनते हैं। इकोनॉमी सर्वे जो है वो बाइंडिंग नहीं है गवर्नमेंट पे। ठीक है ना, चलिए इकोनॉमी सर्वे का एडवांटेज क्या है भाई? इकोनॉमी सर्वे का एडवांटेज क्या है? एक तो आप सबसे पहले जान लीजिए, इनरिचमेंट होता है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का, इन्फ्यूजन ऑफ एक्सपर्ट नॉलेज होता है। फिर आपको अकाउंटेबिलिटी की एक टूल कह सकते हो इसको। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी की एक टूल हो सकती है। फ्यूचर आउटलुक आप पर्सपेक्ट से देख सकते हो इकोनॉमी सर्वे को, क्योंकि आपके पास इनका डाटा अवेलेबल होता है। ठीक है, चलिए देखो, अगर मैं आपसे बात करूं कि आप इस पूरे जैसे इकोनॉमी सर्वे बजट की डाटा आती है उसको रीड कैसे करोगे? सीधी सी बात है, जो बेसिक थीम्स होता है किसी भी बजट का और इकोनॉमी सर्वे का, उसको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना होता है। कोई नया स्कीम आया, अगर मान लो कोई नया स्कीम आया तो मेंस प्लस प्रीलिम्स दोनों के लिए वैलिड होता है। ठीक है, अगर प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है तो आपको ट्रेंड्स शेयर जैसे जीडीपी ग्रोथ, टैक्स कलेक्शन, फिस्कल डेफिसिट, ठीक है, ये सब पढ़ना होता है। ठीक है, पीसीएस अगर दे रहे हो तो अच्छे से मगअप करना होगा डाटा को। याद रखिएगा, बजट के स्पीच को यूट्यूब पे सुनिए जो समराइज होती है, और कुछ नए जो स्कीम्स होते हैं उसको फोकस कीजिए। ठीक है, क्लियर है? सबसे पहले आप चाहो तो जैसे अगर आप चाहते हो कि खुद से बजट या इकोनॉमी सर्वे को तैयार करना, तो आप आराम से बजट के स्पीच को डाउनलोड कर लो, पीडीएफ को। ये जो समरी है ना, ये भी मैंने उनके वेबसाइट से ही डाउनलोड किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के बजट डिवीजन से, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं उसको। ठीक है, चलिए बजट की हाईलाइट्स की फीचर्स जो होगी, जो मैंने डाउनलोड किया वो मैं आपको बताने वाला भी हूँ। ठीक है, और बजट एट ए ग्लांस एक आता है, वो अगर आप डाउनलोड करते हो तो वो आपको उस पर क्या मिलेगा? उस पर आपको डाटाज मिलेंगे। ठीक है, उस पर आपको डाटाज मिलेंगे। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना वोट ऑन अकाउंट क्या होता है और ये किस आर्टिकल के एम्बिट में आता है।
ठीक है, मुझे आर्टिकल बता देना, ठीक है, वो तो मैं आपको बता ही देता हूँ। वोटर अकाउंट क्या होता है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंडिचर के बारे में डील करता है, ठीक है, 2 मंथ अप्रैल और मई में। बजट अगर डेट शिफ्ट होता है आपको, बजट डेट कब शिफ्ट हुआ, फरवरी 28 से फरवरी 1 पे शिफ्ट हुआ था, ये आपको पता होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अपने बेसिक बजट के बारे में। रोड मैप फॉर आवर परस्यूट्स ऑफ विकसित भारत, फोकस 4 मेजर कास्ट पे। इससे पहले कुछ बेसिक जो स्टैटिक फैक्टर्स होते हैं वो समझ लेते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें, फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने प्रेजेंट किया अपना 7th स्ट्रेट बजट। याद रखिएगा, इनका 7th स्ट्रेट बजट है, जो कि एक रिकॉर्ड ही है, 7th स्ट्रेट। ठीक है, कब किया था, जुलाई 23, 2024 को। फिस्कल क्या था, फिस्कल ईयर, तो यह 2024-25 था। ठीक है, देखिए इससे पहले एक रिकॉर्ड है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो मोरारजी देसाई थे, उन्होंने प्रेजेंट किया था 6 फुल बजट को कंटिन्यूसली 1951 से 56 तक। और इन्होंने इनके जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई हैं, उनके रिकॉर्ड को इक्वल किया है। निर्मला सीतारमण अपने रिकॉर्ड के साथ साथ 7th बजट को ही कंप्लीटली रो में पेश की हैं। 6 फुल बजट है और एक इंटरिम बजट है, ठीक है। यह पहला यूनियन बजट है बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट के द्वारा, जब वो री इलेक्ट हुई हैं जून 2024 में। सबसे पहले जो फोकस था 4 मेजर कास्ट का, तो यहाँ भी कास्ट की बात हो रही है, लेकिन यहाँ कास्ट किसी और संदर्भ में बात हो रही है, किसी और सीक्वेंस में बात हो रही है। जो 4 मेजर कास्ट की बात हुई है वो हुई है गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता। गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता, दैट इज फार्मर, दैट इज 4 मेजर कास्ट नेमली गरीब दैट इज पुअर, महिलाएं मतलब वुमेन, युवा मीन्स यूथ एंड अन्नदाता मीन्स फार्मर। ठीक है, और ये जो था ये तो इंटरिम बजट में भी, अगर आप देखे होंगे इंटरिम बजट में भी मेंशन था, तो इसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं है। अगर हम लोग बात करते हैं बजट के थीम के बारे में, देखो ये डाटा ना डायरेक्टली ऑफिशियल डाटा है, तो इसमें कुछ भी वो नहीं है। और अगर आप की फीचर्स को डाउनलोड करते हो तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है। कुछ चीज़ों को आपको ऐड करना होगा, लेकिन आप मेजर टू मेजर किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की कोई भी PDF में बजट के कंपाइलेशन को उठाओगे तो आपको यही चीज़ें मिलेंगी। अगर हम लोग बजट की थीम की बात करें तो निर्मला सीतारमण जी कहती हैं, टर्निंग अटेंशन टू द फुल ईयर एंड बियॉन्ड इन दिस बजट। बेसिकली इनका फोकस क्या है, फोकस ऑन एम्प्लॉयमेंट। फोकस एकदम याद रखिएगा क्योंकि ये सब एग्जाम में पूछेगा, फिर परेशान नहीं होना। एम्प्लॉयमेंट, फोकस ऑफ बजट, ये सब ये PDF अगर आपको चाहिए होगा तो आप टेलीग्राम चैनल ISP सिंप्लीफाइड पे जुड़ जाना, मैं यहाँ दे दूंगा। फिर सेकंड है स्किलिंग, थर्ड है MSME, फोर्थ है मिडिल क्लास। आप देख लो बजट में मिडिल क्लास की बात की गई है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग बजट में मिडिल क्लास की बात होती नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने प्राइम मिनिस्टर पैकेज 5 स्कीम्स एंड इनिशिएटिव की बात की। बेसिकली ये फैसिलिटेट करेगा एम्प्लॉयमेंट, स्किल्स एंड अदर अपॉर्चुनिटीज फॉर 4.1 करोड़ यूथ ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर विद अ सेंट्रल आउटले ऑफ ₹2 लाख करोड़, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें स्किल्स एंड अपॉर्चुनिटी की, तो ये 4.1 करोड़ यूथ को फिट करेगा, ठीक है, 5 ईयर के टाइम ड्यूरेशन में, ठीक है। इसका सेंट्रल आउटले क्या होगा, 2 लाख करोड़, ठीक है। इसी तरीके से बात करें टोटली, अगर इस साल की बात करें 1.48 लाख करोड़ एलोकेट किया गया है एजुकेशन के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, स्किलिंग के लिए, बजट प्रायोरिटीज़ के लिए। तो बजट की थीम में 4 फैक्शंस थे, जिसमें एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग और MSMEs, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एंड देन मिडिल क्लास के बारे में बात की गई थी। इस साल जो है 1.48 लाख करोड़ को एलोकेट किया गया है फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, स्किल, बजट प्रायोरिटीज। फिनांस मिनिस्टर ये भी कहते हैं कि फॉर परस्यूट ऑफ विकसित भारत द बजट envisages sustained effort for the following 9 priorities for generating ample opportunity for all। अब ये 9 प्रायोरिटी जो है ना, ये आपको ध्यान रखना है प्रायोरिटीज फॉर विकसित भारत में, ठीक है। इसमें टोटल 9 प्रायोरिटीज़ हैं। ये 9 की 9 जो प्रायोरिटीज़ हैं वो आपको ध्यान रखनी होगी क्योंकि एग्जाम में आएगा, मतलब इसी में से क्वेश्चंस बनते हैं। किस तरीके से, देखो अगर जो 9 प्रायोरिटीज़ की बात कर ले अगर हम, तो वो 9 जो प्रायोरिटीज़ हैं टू जनरेट एम्पल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल इज प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर। प्रोडक्टिविटी, रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर के फील्ड में प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करना और साथ साथ में ही रेजिलियंस को वायल करना। रेजिलियंस कहने क्या मतलब होता है, रेजिलियंस कहने का मतलब होता है बाउंस बैक। मतलब अगर आप किसी चीज़ से फेल हो जाते हो, अगर आप किसी चीज़ में मतलब आप अपने सेटबैक हो जाती है आपके लाइफ में किसी भी चीज़ में, तो आप उसकी किस तरीके से रिकवर करोगे, किस तरीके से आप बाउंस बैक करोगे, ठीक है। तो अगर हम लोग प्रायोरिटीज़ की बात करें तो
फर्स्ट है आपको प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग। थर्ड है आपको इनकल्सिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। फोर्थ है मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। फिफ्थ है अर्बन डेवलपमेंट, एनर्जी सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर। एट्थ है आपको इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। नाइन्थ है आपको नेक्स्ट जनरेशनल रिफॉर्म्स। तो ये ध्यान रखना है, ये 9 की 9 आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अगर हम लोग इस सेगमेंट की बात कर ले, इस पीडीएफ की बात कर ले, तो इसमें भी कुछ समझ लेते हैं। देखिए, प्रायोरिटीज फॉर विकसित भारत क्या था? प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर, ये है आपको फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर द फॉरमोस्ट, एंड 9 प्रायोरिटीज फॉर जनरेटिंग एम्पल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, एंड द फर्स्ट इज प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर। इसमें करना क्या क्या है? इसमें बहुत ज़्यादा कुछ, जिस तरीके से ट्रांसफॉर्मिंग एग्रीकल्चर रिसर्च को हम लोग ट्रांसफॉर्म करना है, इसमें क्या करेंगे? कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू करेंगे एग्रीकल्चरल रिसर्च का, सेटअप का, और फोकस लाएंगे कि किस तरीके से हम लोग प्रोडक्टिविटी को और क्लाइमेट रेजिलियंट वैराइटीज़ को चेंज करें। जैसे मान लो कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उससे बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो रहे हैं हमारे जो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स हैं या फिर एग्रीकल्चरल वेज हैं, तो उसको किस तरीके से हमको रेजिलियंट बनाना है। फिर नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी लाएंगे, जिसमें हम लोग सिस्टमेटिकली, ऑर्डरली जितना भी डेवलपमेंट होगा कोऑपरेटिव सेक्टर में उसको इंक्लूड करेंगे। साथ साथ में आत्मनिर्भरता लाएंगे, ठीक है। ऑयल सीड्स के लिए जैसे मस्टर्ड ऑयल हो गया, ग्राउंडनट हो गया, सीसम हो गया, सोयाबीन हो गया और सनफ्लावर हो गया, इसके लिए, ठीक है। ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप पक्का ले लेना, क्योंकि इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें वेजिटेबल प्रोडक्शन एंड सप्लाई चेन की बात करें, तो प्रमोशन ऑफ FPOs, कोऑपरेटिव एंड स्टार्टअप फॉर वेजिटेबल सप्लाई चेन होगा। कलेक्शन, स्टोरेज और मार्केटिंग पे ज़्यादा खासा ध्यान रखा जाएगा। कुछ नए वैराइटीज़ को रिलीज किए जाएंगे, जैसे 109 नए वैरायटी को हाइल्ड और क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटी, जैसे 32 फील्ड और हॉर्टिकल्चर क्रॉप को रिलीज किए जाएंगे, ठीक है, जो फार्मर्स के द्वारा कल्टिवेट किए जाएंगे। नेचुरल फार्मिंग पे ध्यान रखा जाएगा। 1 करोड़ फार्मर्स जो हैं उनको एक्सेस, जो कंट्री के क्रॉस हैं उनको इनिशिएट, उनके लिए एक नेचुरल फार्मिंग मेथड को इनिशिएट किया जाएगा, जो सपोर्ट किसके द्वारा किया जाएगा? ये सर्टिफिकेशन एंड ब्रांडिंग इन द नेक्स्ट 2 ईयर। 10,000 नीड बेस्ड बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर को एस्टेब्लिश किया जाएगा। इसी तरीके से श्रिम्प प्रोडक्शन एक्सपोर्ट, पता ही आपको, फिनांस किया जाएगा श्रिम्प प्रोडक्शन में, प्रोसेसिंग एंड एक्सपोर्ट में, और फैसिलिटेट किया जाएगा नबार्ड के द्वारा, ठीक है। आप मुझे बताना नबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है, नबार्ड को सेटअप कहाँ किया गया था, नबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नबार्ड को सेट कब किया गया था। इसी तरीके से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI की बात करेंगे। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो ये कवरेज करता है फार्मर्स एंड देयर उनके लैंड को 3 ईयर तक। डिजिटल क्रॉप सर्वे किया जाएगा 400 डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। फिर आपको इशू किया जाएगा जन सामर्थ्य, देखिए यही याद रखना है आपको, क्या इशू किया जाएगा? जन सामर्थ्य, ठीक है ना। ये किसान क्रेडिट कार्ड KCC पे बेस्ड है। तो पहले आपको ये तो याद रखना है कि किस तरीके से, पहले अगर हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटीज की बात करें तो प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर होगा। उसके अंदर पॉइंट कितने डिस्ट्रिक्ट को डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जोड़ा जाएगा, ये पूछा सकता है। जन सामर्थ्य क्या है, ये पूछा जाएगा। फिर श्रिम्प फार्मिंग को कौन सपोर्ट करेगा, इसको किसके थ्रू फैसिलिटेट किया जाएगा, ये सब चीज़ें आपको ध्यान होंगी, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सेकेंड अपने प्रायोरिटीज़ पे, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग पे, ठीक है। इसमें PM का पैकेज 3 स्कीम दिया गया है फॉर एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव के लिए। 1 मंथ का वेज टू न्यू एंट्रेंट्स इन ऑल फॉर्मल सेक्टर इन 3 इंस्टॉलमेंट्स, मतलब आपको एक तरीके से सारे फॉर्मल सेक्टर में 3 इंस्टॉलमेंट में आपको दिया जाएगा वेज अप टू 15,000, ठीक है। और इसमें जो यूथ है लगभग 210 लाख यूथ को इससे बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। जो फर्स्ट टाइमर्स होंगे उनके लिए बेनिफिट है। स्कीम B जो है वो जॉब क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग में है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री है उसमें किस तरीके से जॉब को क्रिएट किया जाए, उसमें फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय को लिंक किया जाएगा। साथ साथ में इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर दोनों को EPFO के लिए के कॉन्ट्रीब्यूशन से, और साथ साथ में ही 30 लाख यूथ को इससे बेनिफिट होगा, ये एक्सपेक्टेड है, ठीक है। साथ में ही अगर स्कीम C सपोर्ट टू एम्प्लॉयज़ की बात करें तो रिम्ब्यूज करेगी गवर्नमेंट EPFO कंट्रीब्यूशन से एम्प्लॉय को लगभग 3,000 रुपये पर मंथ फॉर 2 साल के लिए, ठीक है। और ये लगभग 50 लाख जॉब्स को जनरेट करेगा, ये एक्सपेक्टेड है, ठीक है। चलिए अब इसको एक बार रीड कर लीजिएगा बेसिक्स। ये बहुत ज़्यादा ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, लेकिन आपको हेडिंग्स याद होने चाहिए और चीज़ों का पता होना चाहिए। स्किल्स प्रोग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्किल में आपको 20 लाख यूथ को स्किल किया जाएगा लगभग 5 साल के पीरियड में। 1000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITIs को अपग्रेड किया जाएगा हब एंड स्पोक अरेंजमेंट में के थ्रू, जो बेसिकली आउटकम ओरिएंटेशन की तरफ फोकस्ड होगा, मतलब कुछ आउटकम्स मिले इससे, ठीक है। कोर्स कंटेंट और डिज़ाइन जो होगा वो अलाइंड होगा स्किल नीड ऑफ द इंडस्ट्री में, सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ पढ़ ले रहे हैं, स्किल्स भी ज़्यादा ग्रोथ हो। अब हम लोग तीसरे अपने उसकी बात कर लेते हैं, इनकल्सिव ह्यूमन डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। आपको ना टॉपिक याद होना चाहिए, ठीक है ना, ध्यान रहना चाहिए। इसमें एक पूर्वोदय है, विकास भी, विरासत भी, मतलब विकास के साथ साथ हमको विरासत का भी ख्याल रखना है, ठीक है। बेसिकली इसमें एंडोमेंट है, रिच स्टेट ईस्टर्न पार्ट में जो कवर करेगा बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। किस लिए? तो जनरेट
टू जनरेट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी टू अटेन विकसित भारत। अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और उसके डेवलपमेंट को ध्यान रखा जाएगा, और साथ साथ में ही इंडस्ट्रियल नोड गया के पास भी दिया गया है। अच्छा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, विष्णुपद टेम्पल है, ठीक है ना, उसकी कॉरिडोर बनाने की बात चल रही है, तो आप मुझे बताना कि विष्णुपद टेम्पल जो वो कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है, और वो किस हिल पे लोकेटेड है। अगर आप बीपीएससी का एस्पिरेंट हो तो आप मुझे बताना किस हिल पे लोकेटेड हो, अगर आप नॉर्मल एस्पिरेंट हो तो आप मुझे बता देना, मतलब किसी और स्टेट का एस्पिरेंट हो तो आप मुझे ये बता देना कि ये गया, मतलब ये जो है विष्णुपद टेम्पल वो कहाँ पे है और किससे रिलेटेड है। वैसे तो नाम से ही क्लियर है। 3 लाख करोड़ का जो एलोकेशन होगा वो स्कीम्स पे होगा जो बेनिफिट देगा वुमेन को एंड गर्ल्स को। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान चलाया जाएगा, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान चलाया जाएगा, ठीक है, जो इंप्रूव करेगा सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज, जो कवर करती है 63,000 विलेजेज बेनिफिट अप टू बेनिफिट्स फॉर द 5 करोड़ ट्राइबल पॉपुलेशन, ठीक है, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट VVI। चलिए, 100 ब्रांचेस से ज़्यादा खोला जाएगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का, IPPB का, और उसको सेट किया जाएगा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, नॉर्थ ईस्ट रीजन में, ठीक है। अभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है नॉर्थ ईस्ट रीजन के किसी एक स्टेशन कहाँ, कहीं पे आज़ादी के बाद, मतलब अब तक सबसे पहली बार उसकी एक स्टेशन बनाई गई है, वो कहाँ पे बनाई गई है मुझे बताना, ठीक है। इसी के साथ साथ आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पे बात चलेगी। फिनेंशियल सपोर्ट मिलेगा 15,000 करोड़ का, जो कि फिनेंशियल ईयर 24-25 में प्रोवाइड किया जाएगा, अरेंज किया जाएगा, ठीक है। कंप्लीशन होगा किसका, तो पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट जो इंश्योर करेगा फूड सिक्योरिटी फॉर द नेशन, पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट जो इंश्योर करेगा फूड सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, ठीक है। एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि पानी हो गया, पावर हो गया, रेलवेज हो गया, रोड हो गया, ठीक है ना, और कहाँ पे ये कोपर्थी नोट किया गया है, कहाँ पे, विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एंड ओरावकल नोड कहाँ पे, हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में, ठीक है। तो आपको इतना कोर में नहीं जाना है जब तक आप आंध्र प्रदेश पीसीएस की तैयारी नहीं कर रहे हो, बस आपको समझना है कि हाँ इस तरीके से कुछ बात चली है वहाँ पे, और कोई स्कीम्स होता है पर्टिकुलरली जो पूरे नेशन को हेल्प करेगा वो आपको जानना है, ठीक है। अब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज में जान लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज में आपको क्रेडिट गारंटी स्कीम्स MSMEs के लिए लाया गया है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। न्यू असेसमेंट मॉडल होगा फॉर MSME क्रेडिट के लिए, इन्हांस स्कोप फॉर मैंडेटरी ऑनबोर्डिंग ट्रेड्स के लिए, मुद्रा लोन्स की बात की गई है, ठीक है। ये लिमिट जो होगा वो 20 लाख इन्हांस टू 20 लाख फ्रॉम 10 लाख अंडर द तरुण कैटेगरी, मतलब याद रखिएगा तरुण होता है और भी 3-4 कैटेगरीज होते हैं, आपको पता होगा, यूथ होता है, तरुण होता है, तो इसमें तरुण कैटेगरी में जो पहले 10 लाख था करंट में उसको 20 लाख तक इन्हांस कर दिया गया। MSME यूनिट्स फॉर फूड इरेडिएशन क्वालिटी एंड सेफ्टी टेस्टिंग की बात की जाएगी। क्रेडिट सपोर्ट मिलेगा MSMEs को स्ट्रेस पीरियड में, मतलब जब वो बहुत ज़्यादा अपने स्ट्रेस पीरियड में है, जैसे कि उनके एग्जिस्टेंस पर सवाल उठ रही है, तब के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। अब इसी अगर हम लोग बात करें मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज में, तो और गवर्नमेंट के द्वारा से क्या लाया गया है, 12 इंडस्ट्रियल पार्क अंडर नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के एम्बेड में इसको लाया गया है, ठीक है। कितना, तो 12, ये सब ध्यान रखना कि कितना लाया गया है, तो 12, ठीक है। फिर साथ साथ में ही रेंटल हाउसिंग विथ डॉर्मेटरी टाइप एकोमोडेशन, किसके लिए, फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स इन PPP मोड विथ VGF सपोर्ट। तो आप मुझे PPP मोड बताना, ठीक है, और VGF सपोर्ट क्या होता है ये बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इसी के साथ साथ क्रिटिकल मिनरल मिशन, क्रिटिकल मिनरल का मैंने एक PDF शेयर किया था अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहां से देख सकते हो, क्रिटिकल मिनरल मिशन फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्शन रिसाइकलिंग एंड ओवरसीज एक्विजिशन के लिए, ठीक है। इसी के साथ साथ स्ट्रेंथ किया जाएगा ट्रिब्यूनल को, एपिलेट ट्रिब्यूनल को, और स्पीड अप किया जाएगा इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन, जो भी कोई इशूज होते हैं बीच में, और साथ साथ में ही एडिशनल ट्रिब्यूनल्स को भी स्टेब्लिश किया जाएगा ताकि जो भी इशूज होते हैं वो जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो, कोई टाइम टेकिंग प्रोसेस ना हो जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम किसी भी एक MSMEs को लग जा रहा है, किसी भी एक स्टार्टअप या किसी भी इंडस्ट्री को लग जा रहा है, जिससे उसका टाइम वेस्ट हो रहा है और उसकी प्रोडक्शन में इशूज आ रहे हैं, ठीक है। अगर हम लोग इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो बहुत सारे स्कीम्स को इंप्लीमेंट किया, मतलब लाया जाएगा अंडर PM पैकेज के तहत, जो कि 5वां स्कीम है। अपॉर्चुनिटी क्या है कि 500 टॉप कंपनी जो होंगी 1 करोड़ यूथ को 5 ईयर में अलाउंस, 1 करोड़ यूथ को 5 साल में इंटर्न करेंगी, ठीक है। साथ साथ में अलाउंस प्रोवाइड किया जाएगा 5,000 रुपीज़ पर मंथ का, जिसमें वन टाइम असिस्टेंट होगा ₹6,000 थ्रू द CSR फंड, ठीक है। ये इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, लेकिन समझ लो, ठीक है, ताकि मेंस में कुछ लिखा जा सके। अब अगर हम लोग अपने प्रायोरिटीज़ की बात करें, 9 प्रायोरिटीज़ में अगर हम लोग बात करें, अर्बन प्रायोरिटीज़ की बात कर लेते हैं, जो कि 5वां प्रायोरिटीज़ है। इसमें क्या है, स्टाम्प ड्यूटीज़, स्ट्रीट मार्केट, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, वाटर मैनेजमेंट। फॉर स्टाम्प ड्यूटी इनकरेज करना है स्टेट्स को कि वो अपने स्टाम्प ड्यूटीज़ को लोअर करें, और जो प्रॉपर्टीज़ परचेज जो वुमेन है
अगर कोई वुमेन किसी प्रॉपर्टीज को परचेज कर रही है उनके लिए स्टाम्प ड्यूटी, स्टाम्प जो चार्जेस होते हैं वो कम लगे। स्ट्रीट मार्केट्स की बात कर लेते हैं। इसमें बेसिकली एक स्कीम होगा जो डेवलप करेगा 100 वीकली हार्ट्स। देखिए यही आपको ध्यान रखना है, 100 वीकली हार्ट्स को इनबिल्ट करेगा, या फिर इसको आप स्ट्रीट फूड हब्स भी कह सकते हो कुछ सेलेक्टेड सिटीज में। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट प्लान है 14 लार्ज सिटीज के लिए, जिसकी पॉपुलेशन आपको ग्रेटर देन 30 लाख होगी। ठीक है। वाटर मैनेजमेंट आपको पता है सबसे बड़ी इशू है बड़ी बड़ी सिटीज के लिए, जो प्रमोट करेगी वाटर सप्लाई को, सीवेज ट्रीटमेंट को, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स को एंड वैसे सर्विसेज को फॉर 100 लार्ज सिटीज थ्रू बैंकेबल प्रोजेक्ट्स। ठीक है। अच्छा आप मुझे एक बात बताना, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक टर्म होता है बीओडी, एक टर्म होता है सीओडी। ठीक है। एक टर्म होता है बीओडी, एक टर्म होता है सीओडी। ये मतलब जो वाटर मैनेजमेंट का चीज है, वाटर ट्रीटमेंट, वाटर सीवेज ट्रीटमेंट। तो बीओडी और सीओडी का फुल फॉर्म बता देना मुझे। और अगर आप और अच्छे तरीके से पढ़े होगे इन्वायरमेंट सेक्शन तो बताना मुझे कि हमारे जो ड्रिंकेबल वाटर होता है उसमें बीओडी की लिमिट जो होती है वो कितनी तक एक्सेप्टेबल है, ये बताना मुझे। ठीक है। चलिए अब कुछ हाउसिंग नीड्स के बारे में जान लेते हैं। पीएम आवास योजना अर्बन 2.0 को लाया गया है, जिसमें 1 करोड़ अर्बन पुअर और मिडिल क्लास फैमिलीज को इंक्लूड किया गया है, जिसको एड्रेस किया जाएगा। और इसमें जो इन्वेस्टमेंट होंगे वो टोटल 10 लाख करोड़ होंगे। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है वीवीआई। ठीक है। इसी के साथ साथ जो हाउसिंग नीड्स है उसमें इनेबल किया जाएगा पॉलिसीज और रेगुलेशंस जो कि एफिशिएंट करेगा ट्रांसपेरेंट रेंटल हाउसिंग मार्केट को, ट्रांसपेरेंट रेंटल हाउसिंग मार्केट्स को, जो इन्हांस करेगा अवेलेबिलिटी को, और साथ साथ में ही वो हर जगह पे इस चीज़ों का ध्यान रखेगा। नॉट सो इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। ठीक है। चलिए एनर्जी सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं। हमारा 6th प्रायोरिटी है। इसमें क्या है, इनिशिएटिव्स जो प्राइवेट सेक्टर के साथ न्यूक्लियर एनर्जी को भी आगे बढ़ावा दिया जाएगा। भारत स्मॉल रिएक्टर्स मतलब क्या क्या इसमें क्या करेंगे, सेट करेंगे भारत स्मॉल रिएक्टर्स को, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर और न्यूअर टेक्नोलॉजीज को इसमें इनबिल्ट करेंगे फॉर न्यूक्लियर एनर्जी। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। एनर्जी ऑडिट की बात कर लेते हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा अगर आप किस चीज़ के लिए, अगर आप शिफ्ट करते हो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज को क्लीनर फॉर्म ऑफ एनर्जी के एम्बिट में। मतलब आप मान लो कि अगर आप कोयले से चला रहे हो अपने छोटे मोटे कंपनी या एमएसएमईज को, अगर आप चाहते हो कि उसको क्लीनर, अगर आप उसको सोलर करना चाह रहे हो, न्यूक्लियर करना चाह रहे हो, या फिर छोटे छोटे में बहुत ही क्लीन एनर्जी के फॉर्म में आप उसको यूज करना चाह रहे हो, ठीक है, तो आपको जो होगा वो उसके थ्रू फिनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेट किया जाएगा ग्रिड एनर्जी ऑडिट का, कहाँ पे तो 60 क्लस्टर्स बनाए जाएंगे। नेक्स्ट फेज में इसको एक्सटेंड करके 100 क्लस्टर्स कर दिया जाएगा। ठीक है। चलिए पम्प्ड स्टोरेज फैसिलिटी की बात की जाएगी, पॉलिसी की बात की जाएगी, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज एंड फैसिलिटेशन किया जाएगा, स्मूथ इंटीग्रेशन ऑफ ग्रोइंग शेयर रिन्यूएबल एनर्जी। देखो मतलब क्या होता है इंटीग्रेशन का, मतलब क्या हुआ, मान लो कोई कोयले का प्लांट है रन कर रहा है, मतलब कोई थर्मल पावर प्लांट है जो रन कर रहा है। हमारे इंडिया में थर्मल पावर प्लांट कोल बेस्ड होता है, वो भी होता है। ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग मान लो इंटीग्रेशन करते हैं, मान लो कोल बेस्ड प्रोग्राम का कुछ आवर्स होता है जहाँ पे हम लोग थर्मल यूज करेंगे, या फिर कोल बेस्ड प्रोग्राम जो प्लांट है उसको रन करने के लिए हम थर्मल यूज करेंगे, हाइडल यूज करेंगे। तो वैसे केस में क्या होगा, कुछ स्टोरेज फैसिलिटी को भी प्रोवाइड किया जाएगा, साथ साथ में इंटीग्रेशन को भी बढ़ावा दिया जाएगा रिन्यूएबल एनर्जी के टर्म में। ठीक है। एक होता है AUSC थर्मल पावर प्लांट, ये एक जॉइंट वेंचर होगा NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन PSUs ऑफ इंडिया, BHEL भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड जो सेट करेगा फुल स्केल 800 मेगावाट कमर्शियल प्लांट। तो 800 मेगावाट का कमर्शियल प्लांट NTPC एंड भेल मिलकर इसको सेट करेगा। ठीक है। 1 करोड़ हाउस होल्ड ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी पे रन करेगा, लगभग 300 यूनिट्स एवरी मंथ फ्री होगा। ये बहुत, देखो ये अभी ना काफ़ी न्यूज़ में है, इसको मैं 5 स्टार यहाँ दे देता हूँ। ये 5 स्टार पेज है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा PM मोदी इसके बारे में हमेशा बोलते रहते हैं अबाउट PM सौर्य घर मुफ्त बिजली योजना, बहुत ही इंपॉर्टेंट 5 स्टार। तो इसमें भी कंडीशंस हैं। 1 करोड़ हाउस होल्ड को फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी। कैसे की जाएगी, कब तक की जाएगी, कितने यूनिट के लिए, यूनिट होता है फॉर यूनिट एवरी मंथ 300 यूनिट प्रोवाइड की जाएगी। अच्छा यूनिट का मतलब क्या होता है, किलो वाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, 1 किलो वाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज 1 यूनिट। ठीक है। इसी पे बिजली बिल आता है। 1 यूनिट पे अगर आपको मान लो 8 रुपये की बिजली बिल आ रही है तो 8 रुपये हो गया। मान लो आपने 40 किलो वाट आवर की बिजली बिल को यूज किया, दैट इज 1 किलो वाट आवर इज 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज 40 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या हो जाएगा टोटल आपका 40 × 8, ठीक है, 320 रुपीज़ आपकी बिजली बिल आएगी। ठीक है। इसकी भी एक एनर्जी मीटर होती है जिसकी रिवोल्यूशन पर मिनट पे हम लोग देखते हैं, पावर निकालते हैं VIT वोल्टेज इंटू करंट इंटू टाइम बाई 3600 करके, तो उसको तरंग में घुसने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है। तो अप टू 300 यूनिट पर इलेक्ट्रिसिटी आपको हर मंथ फ्री मिलेगी। 1.28 करोड़ रजिस्ट्रेशंस एंड 14 लाख एप्लीकेशंस अब तक आ चुके हैं इसमें, तो ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। ठीक है। चलिए अब देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। 7वां प्रायोरिटीज हमारा, इसमें हमारा आपको पता होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें हम लोग, तो प्रोविजन है आपको 11,11,111
करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जो कि टोटल 3.4% ऑफ जीडीपी होगा। यही क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, फिर कहना कि पूछा लेकिन बना नहीं, ठीक है, इसको याद करके जाना है आपको। रुपीज़ 1.5 लाख करोड़ जो है वो स्टेट को दिया जाएगा एज लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन्स के टर्म में, इंटरेस्ट फ्री लोन्स के टर्म में, रिसोर्स एलोकेशन के लिए। फेज़ 4 अगर हम लोग बात करें पीएम गति शक्ति योजना के तहत, ये आपको लॉन्च किया जाएगा ऑल वेदर कनेक्टिविटी के लिए 25,000 रूरल हैबिटेशंस में, ठीक है। पीएम गति शक्ति योजना आपको पता होगा, बहुत ही ज़्यादा टाइम फ्रेम बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। हमारा नेक्स्ट प्रायोरिटी इरिगेशन एंड फ्लड मिटिगेशन की बात कर लेते हैं। इरिगेशन एंड फ्लड मिटिगेशन में किस तरीके से काम करेंगे। फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स विद एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ 11,500 करोड़, जैसे कि कोसी मेची इंटरलिंक। कोसी मेची आपको बताओ, कोसी सौरव ऑफ बिहार, जहाँ पे सौरव बिहार क्यों कहते हैं इसको, सौरव इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी वजह से ना बार बार बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है। बहुत ज़्यादा बाढ़ आने का मतलब यही है कि ये जो रिवर्स होते हैं ना वो अपने रास्ते बार बार बदलते हैं, ठीक है। रास्ते बार बार बदलने का मतलब ये होता है सिल्टेशन बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम लोग उसका डिसाइड नहीं कर पाते कि आगे जो नेक्स्ट टाइम ये जो होगी, ये रिवर जो फिर से फ्लो करेगी, वो नेक्स्ट टाइम किस रूट से आएगी। और जब बहुत ज़्यादा जो सिल्ट एंड डर्ट लेके आती है रिवर हिमालयन रीजन से, तो वहाँ पर क्या होता है ना कि कुमुलेशन हो जाता है और बहुत सारा ढेर लग जाता है। ढेर लगने की वजह से क्या होता है, रिवर आती है और फिर अपना रास्ता चेंज कर लेती है। तो आज अगर तुम्हारे गाँव में बाढ़ है तो कल मेरे गाँव में बाढ़ आएगा, तो हम लोग डिसाइड नहीं कर पाते कि कहाँ से कहाँ आएगी। तो इस डिसाइड नहीं कर पाने की वजह से ये हमारा एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा सौरव बिहार है, यहाँ बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है इसकी वजह से, ठीक है। तो कोसी मेची को इंटरलिंक परियोजना की बात चल रही है और बहुत सारे स्कीम्स हैं इसके तहत, इसके एम्बिट में आएंगे, अंडर द एम्बिट ऑफ इरिगेशन एंड फ्लड मिटिगेशन। फिर फ्लड मैनेजमेंट के लिए असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी, जैसे असम में, सिक्किम और उत्तराखंड में। रिकंस्ट्रक्शन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश वाले भी सेक्शन में ये किया जाएगा। अब देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, ये हमारा 7वां है। टूरिज्म में क्या है, डेवलपमेंट। देखो यही मैं क्वेश्चन आपसे पूछा था कि टूरिज्म में बहुत सिंपल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार बीपीएससी या कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, ये एग्जाम यूपीपीसीएस में भी आ सकता है। तो विष्णुपद टेम्पल कॉरिडोर एंड महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर को मॉडल किया जाएगा ऑन द सेम लाइन ऑफ काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट इनिशिएटिव लाया जाएगा फॉर राजगीर के लिए, और इसको बेसिकली इसको क्यों होल्ड किया जा रहा है, फॉर द रिलीजियस सिग्निफिकेंस ऑफ हिंदूज, बुद्धिस्ट एंड जैन्स के लिए, ठीक है। इस पर खासा ध्यान रखा जाएगा। इसमें नालंदा को डेवलप किया जाएगा टूरिस्ट सेंटर के तौर पे, साथ साथ में ही नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइव किया गया है उनके ग्लोरियस स्ट्रक्चर की वजह से, ये पता होगा आपको, ठीक है। ओडिशा के सैनिक ब्यूटीज, टेम्पल्स, मॉन्यूमेंट्स, क्राफ्टमैनशिप, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेचुरल लैंडस्केप्स और जो प्रिस्टाइन बीचेस हैं जैसे गोल्डन बीच हो गया, इसको अल्टीमेट टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाया जाएगा। उड़ीसा बहुत सुंदर है, अगर हो सके तो विजिट करो वंस। चलिए, इनोवेशन एंड रिसर्च डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं। इनोवेशन, रिसर्च, डेवलपमेंट, ये हमारा 8वां प्रायोरिटीज़ है, ठीक है। इसमें क्या है, ऑपरेशनलाइजेशन होगा, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड के थ्रू, बेसिक रिसर्च एंड प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के केस में। प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन रिसर्च होगा और कमर्शियल स्केल पे, जिसका फाइनेंशियल पुल कितना बनाया गया, 1 लाख करोड़ का, ये ध्यान रख सकते हो आप। स्पेस इकोनॉमी, इंडिया बहुत ही ज़्यादा इस पर पागल हो रखा है। स्पेस इकोनॉमी एक वेंचर कैपिटल फंड होगा लगभग 1000 करोड़ का, इसको सेट किया जाएगा, ठीक है। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म, जो हमारा लास्ट और 9th प्रायोरिटीज़ है। रूरल अर्बन लैंड रिलेटेड एक्शंस होंगे। यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसको हम लोग भू आधार कहते हैं फॉर ऑल लैंड, मतलब सारे लैंड के लिए अब भूमि आधार कार्ड बनेगा, मतलब एक तरीके से समझो एक यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, जिसको यूएलपीआई कहेंगे, जो कि सिर्फ भू लैंड के लिए होगा, ठीक है। साथ साथ में मैप का सर्वेइंग होगा, सब डिवीजन और करंट ओनरशिप का, ठीक है। फार्मर का जो रजिस्ट्रीज होगा वो लिंक किया जाएगा। लैंड रिकॉर्ड्स इन अर्बन एरिया विल बी डिजिटाइज विद जीआईएस मैपिंग, ठीक है। तो गूगल जो सर्विसेज हैं जीआईएस मैपिंग है उसके थ्रू इसको डिजिटाइज किया जाएगा। डिजिटाइजेशन ऑफ कैडेस्ट्रल मैप्स। कैडेस्ट्रल मैप क्या होता है ना, जो कैडेस्ट्रल एक मैपिंग होता है, कैडेस्ट्रल सर्वे भी होता है। कैडेस्ट्रल सर्वे कहने का मतलब होता है जैसे कोई प्रॉपर्टी हो गया, लैंड ऑन हो गया, प्राइवेट प्रॉपर्टी भी होगा, उसके लिए भी हम उसको कर सकते हैं, ठीक है। फिर लैंड रजिस्ट्री का एस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा, ठीक है ना। फिर टैक्सोनॉमी फॉर क्लाइमेट फिनांस इन्हांस किया जाएगा, विजिबिलिटी ऑफ कैपिटल क्लाइमेट, इस सबको एक बार पढ़ लेना, बहुत जरूरी नहीं है। एफडीआई इन ओवरसीज इन्वेस्टमेंट देखा जाएगा, जो सिंप्लीफाइड किया जाएगा कि वो एफडीआईज को प्रमोट करे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करे, अपॉर्चुनिटी को प्रमोट करे, लेकिन हाँ यूज़ किसका करना है, यूज़ करना है हमको इंडियन रुपीज़ का एज ए करेंसी टू फॉर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट। आप मुझे बताना वोस्ट्रो अकाउंट क्या होता है, ठीक है, कमेंट में। फिर एनपीएस वत्साल्या एक प्लान है जो कंट्रीब्यूट करेगा, कंट्रीब्यूशन बाय पेरेंट्स एंड गार्जियंस फॉर माइनर्स, तो माइनर्स के लिए वत्साल्या एनपीएस लाया गया है। फिर इसी तरीके से न्यू पेंशन स्कीम की बात की गई है, एक सॉल्यूशन जो एड्रेस करती है रेलेवेंट इशू को, साथ साथ में कॉमन सिटीजन
कॉमन सिटीजन और जो फिजिकल प्रूडेंस है उसको फॉर्म किया जाएगा, उसको मेंटेन किया जाएगा, ठीक है ना। गवर्नमेंट गवर्नेंस के डाटा को इंप्रूव किया जाएगा, कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ डाटा एंड स्टैटिस्टिक्स को इंप्रूव किया जाएगा, ठीक है। चलिए अब एक चीज़ हम लोग जान लेते हैं कि पैसा आता कहाँ से कितना है और जाता कहाँ पे कितना है, ठीक है। देखिए रुपीज़ आते कहाँ से हैं, तो देखो कहाँ क्या क्या सोर्स है, गवर्नमेंट का सोर्स क्या क्या है, ठीक है। तो इनकम टैक्स से आते हैं 19%, जो इनकम टैक्स है उससे 19% ऑफ टोटल जीडीपी, जो टोटल जो कलेक्शन है उससे आता है। फिर सबसे ज़्यादा देखो किसका है, बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज, मतलब आप उधार लेते हैं, ये सबसे ज़्यादा है 27%। तो एग्जाम में ये पूछता है, आपको सीक्वेंस में सजाने दे देगा, कभी परसेंटेज पूछ लेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो रुपीज़ कहाँ कहाँ से आती है, बोरोज एंड अदर लायबिलिटीज से 27% आती है। फिर इनकम टैक्स से सेकंड पे आती है। तो आपको इसको ना प्रायोरिटीज वाइज याद रखना है, ये जैसे फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ठीक है। अब देखो 19 हो गया। अब देख लो जीएसटी एंड अदर से 18% आता है, ठीक है। जीएसटी एंड अदर से 18% आता है, ठीक है। चलिए फिर कॉर्पोरेशन टैक्स से 17% आता है, चलिए अच्छी बात है। फिर अगर हम लोग बात करेंगे नॉन टैक्स रिसिप्ट से 9% आता है, नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट से 1% आता है, कस्टम से 4% आता है, यूनियन एक्साइज ड्यूटी से 5% आता है। यहाँ से पैसा आपके घर में आता है, मतलब गवर्नमेंट के पास आता है, लेकिन जाता कहाँ कहाँ है भाई, आता है जितना उससे ज़्यादा जाता है, इसीलिए फिस्कल डेफिसिट हमारा नेगेटिव में रहता है, ठीक है। इसीलिए हम उसको फिस्कल सरप्लस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। चलिए आप जाता कहाँ कहाँ पे देख लेते हैं। इंटरेस्ट पेमेंट में जो आपने, अब जैसे मान लो आप 27% लिए थे ना, बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटी 27% था, तो 19% तो आपको देना पड़ेगा ना इंटरेस्ट एंड लायबिलिटीज में। तो इंटरेस्ट पेमेंट आपका हो गया 19%। सेंट्रल सेक्टर स्कीम एक्सक्लूडिंग कैपिटल आउटले एंड डिफेंस एंड सब्सिडी, ये 16% हो गया आपका। सब्सिडीज में 6% होता है, ठीक है। जैसे आपको पीडीएस सिस्टम हो गया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उज्ज्वला योजना हो गया, ठीक है, उदया योजना हो गया, इन चीज़ों में आपका 6% चला जाता है। डिफेंस में 8% जाता है। स्टेट शेयर टैक्सेस एंड ड्यूटीज आपका 21% चला जाता है। फिनांस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर आपका 9% होता है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया उसमें 8% चला जाता है। अदर एक्सपेंडिचर में 9% होता है। पेंशन में 4% होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए कुछ मेजर आइटम्स हैं जिसके एक्सपेंडिचर्स को हम लोग समझते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सबसे ज़्यादा डिफेंस में होता है, ठीक है, 4,54,000। हम देखो इसको कैसे याद करते हैं, हमेशा याद रखना 4.54 लाख करोड़, ऐसे याद करना, ठीक है। फिर रूरल डेवलपमेंट का होता है, फिर एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़ में, फिर होम अफेयर में, एजुकेशन में 1.25 लाख करोड़, फिर आईटी एंड टेलीकॉम में 1.16 लाख करोड़, हेल्थ में 89,287 लाख करोड़, फिर एनर्जी में, फिर सोशल वेलफेयर में, कॉमर्स इंडस्ट्री में। तो देखो इसको आपने कम से कम ऊपर से 3-4 याद रखना कि किसमें कितना हो रहा है, और एजुकेशन, हेल्थ, ये सब याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखो जो एलोकेशंस है मेजर स्कीम्स का करोड़ में कहाँ कहाँ है, तो एमजी नरेगा में, ठीक है। देखो 23-24 बी में 60,000 था, अभी 86,000 किया गया है इसको, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट 840,000 था, मतलब करोड़ था, अभी 1200 करोड़ किया गया है। फिर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स में पहले 442 करोड़ था, अब 2228 करोड़ किया गया है 2024-25 के बिजनेस ईयर में, ठीक है, मतलब बी में, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें पीएलआई, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को मिलता था वो पहले 1200 करोड़ था, अब उसको 2143 करोड़ किया गया है। डेवलपमेंट इन सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग में पहले 3000 करोड़ था, अब इसको 6903 करोड़ किया गया है, ठीक है। सोलर पावर ग्रिड में 4,970 करोड़ था, अब इसको 10,000 करोड़ किया गया है। तो आप समझ लो कितना ज़्यादा चेंज है, ठीक है। डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एलपीजी के केस में 180 करोड़ था, अब 1500 करोड़ किया गया है, ठीक है। फायदे ही फायदे हैं। लाइन्स ऑफ क्रेडिट अंडर आईडीईए स्कीम के एम्बिट में बात करें हम लोग 1300 करोड़ था, वो 3849 हो गया। तो एक बार आप देखते रहना, आपको समझ में आनी चाहिए। इसको मैप के थ्रू आप देख सकते हो, ठीक है। अब देखो रेवेन्यू रिसीट होता है, कैपिटल रिसीट होता है, इसको समझते हैं, फिर एक्सपेंडिचर को समझते हैं, उसके बाद हम लोग फिस्कल डेफिसिट को देख लेंगे, ठीक है। फिर हमारा ये खत्म हो जाएगा। स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ और बेसिक टर्म को समझ लेते हैं। अगर हम लोग बात करें रेलवे बजट की, तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1924 में। रेलवे बजट को कब इंट्रोड्यूस किया गया था, 1924 में, एक्वर्थ कमेटी थी उसके द्वारा। 2017-18 के ऑनवर्ड में रेलवे बजट को मर्ज कर दिया गया यूनियन जनरल बजट में, ठीक है। और इसके लिए कमेटी बनाई गई थी, कौन सी कमेटी थी वो, विवेक देबरॉय कमेटी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, क्लियर है। अगर हम लोग बजट के कंपोनेंट्स के बारे में बात करें तो बजट अगर देखा जाए तो आपको पता है कि बजट कोई भी वर्ड है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंशन है अंडर द एम्बिट ऑफ आर्टिकल 112, आर्टिकल 112, ठीक है। तो देखिए जो बजट एस्टिमेट होता है ना, वो उसमें 2 फैक्टर होता है, एक होता है रिसिप्ट, एक होता है एक्सपेंडिचर। मुझे एक मिनट, बजट रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर दोनों होगा। चलिए इसी ब्लैंक पेज में लिखेंगे हम लोग। जब भी हम लोग बात करेंगे बजट की, बजट एक्सपेंडिचर की, मतलब बजट एस्टिमेट की, सॉरी, तो यहाँ पे आपको दोनों होगा, एक तो होगा रिसिप्ट, एक होगा आपको एक्सपेंडिचर,
जो रिसिप्ट होता है वो आपके पॉकेट में आता है, पॉजिटिव होता है। जो एक्सपेंडिचर होता है वो आपके पॉकेट से बाहर जाता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, अब देखो रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर भी एक अलग सेगमेंटेशन हो गया। इसमें भी आपको हो जाएगा रेवेन्यू रिसिप्ट और इसमें हो जाएगा कैपिटल रिसिप्ट। एक्सपेंडिचर की बात कर ले तो यहाँ पे भी आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब देखो जब भी हम लोग रेवेन्यू की बात करेंगे ना, इधर इन केस ऑफ रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर, तो हम लोग यहाँ पे एसेट्स एंड लाइबिलिटी को कट कर देंगे, इसको हम लोग नहीं देखेंगे। एसेट लाइबिलिटी को हम लोग रेवेन्यू में ऐड नहीं करेंगे, तो इसको हटा दीजिएगा। तो रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या क्या आ जाएगा, एक तो या तो टैक्स रेवेन्यू आ जाएगा या फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू आ जाएगा। ठीक है, टैक्स रेवेन्यू की बात करें तो डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिसमें डायरेक्ट की बात कर ले तो कॉर्पोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स पहले था, इसको रिमूव कर दिया गया। टैक्स रेवेन्यू की बात करें, इनडायरेक्ट टैक्सेस जिसको आईटीज कहते हैं, आईटी, जिसमें जीएसटी, सेकंड हो गया जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्सेस, ये आपको सारे टैक्स रेवेन्यू के अंदर ही आ रहा है, मतलब डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों। अगर हम लोग नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात कर ले तो नॉन टैक्स में आपको जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया, डिविडेंड एंड प्रॉफिट हो गया, आरबीआई का प्रॉफिट हो गया, एक्सटर्नल ग्रांट्स हो गए, ये सब आपको नॉन टैक्स रेवेन्यू में ही आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। एक्सपेंडिचर में इसी तरीके से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर लेते हैं। अब देखो कैपिटल रिसीट की बात करते हैं। कैपिटल रिसीट क्या हो जाएगा, इसमें आपको देखा जाए तो कैपिटल रिसीट में क्या क्या होता है, एक तो आपको इंटरेस्ट प्लस लाइबिलिटी दोनों आएगा। ठीक है, एसेट प्लस लाइबिलिटी दोनों होगा, इसका ध्यान रखिएगा। तो जैसे नॉन डेप्ट रिसिप्ट हो गया, नॉन डेप्ट रिसिप्ट कहने का मतलब क्या हो गया, एसेट्स हो गया, जैसे रिकवरी ऑफ लोन्स, कुछ अदर रिसिप्ट जैसे डिसइन्वेस्टमेंट, प्राइवेटाइजेशन, सेल्स ऑफ गवर्नमेंट एसेट्स, ये सब हो गया। कुछ डेप्ट रिसिप्ट होता है, इसको डेट रिसिप्ट कहिए, इसको लाइबिलिटीज कहते हैं, जैसे इंटरनल बोरोइंग, जैसे आरबीआई बोरोइंग हो गया पब्लिक से, जैसे पीएफ हो गया। एक्सटर्नल बोरोइंग भी होता है, जैसे बायलेटरल, जापान यूएसए के बीच में ले लिया, मल्टीलेटरल मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक से ले लिए, कुछ वर्ल्ड बैंक से ले लिए। ठीक है, इसी तरह एक्सपेंडिचर वाले टर्म में चले जाते हैं। एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। हमेशा याद रखें कैपिटल एक्सपेंडिचर हमेशा बढ़ना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पता ही आपको, सैलरीज, पेंशन, इंटरेस्ट पेमेंट, मेजर सब्सिडीज, फूड, फर्टिलाइजर, एलपीजीज, डिफेंस सर्विसेज, ग्रांट्स, ये सब में खर्च होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर लेते हैं, जैसे एसेट्स डेवलपमेंट में, जैसे गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन रोडवेज, रेलवेज, हाउसिंग, ब्रिज, ईटीसी, साथ साथ में ही लोन्स प्रोवाइड करना, जिससे हम लोग लोन्स का एडवांसेस की बात कर लेते हैं, जैसे हम लोग इंटरेस्ट से एसेट्स क्रिएट करने की बात कर लेंगे। लाइबिलिटी में रीपेमेंट ऑफ लोन कर दी, उससे आपको कुछ मिलेगा नहीं, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें रेवेन्यू बजट की, तो रेवेन्यू रिसिप्ट, अगर हम लोग रेवेन्यू बजट की बात कर ले, टोटल रेवेन्यू बजट की, तो क्या हो जाएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाएगा प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा, जोड़ दीजिएगा दोनों को, ये हमारा रेवेन्यू बजट हो जाएगा। इसी तरीके से कैपिटल बजट की बात कर ले तो कैपिटल रिसिप्ट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर को ऐड कर दीजिए। ठीक है, रेवेन्यू बजट हमेशा याद रखिएगा रिकरिंग इन नेचर होता है। ठीक है, और ना ही एसेट्स होगा ना ही लाइबिलिटी होगा, ध्यान रखिएगा ये कीवर्ड को। रेवेन्यू बजट जो है ना वो रिकरिंग होता है नेचर, मतलब इस महीने, फिर अगले महीने, फिर तीसरे महीने, ऐसे मिलते रहेगा आपको, और ऐसे आपको देना है, और साथ साथ में ही एसेट्स और लाइबिलिटीज नहीं होगा इसमें। ठीक है, अगर हम लोग कैपिटल बजट की बात कर ले तो एसेट और लाइबिलिटी, कैपिटल बजट में क्या होता है, एसेट्स प्लस लाइबिलिटी की बात होती है। रेवेन्यू में एसेट्स प्लस लाइबिलिटी की बात नहीं होती है। कैपिटल बजट नॉन रिकरिंग नेचर का होता है और ये डील करता है इधर इन केस ऑफ एसेट और लाइबिलिटीज। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग देख लेते हैं। हाँ, तो हम लोगों ने एग्रीकल्चर देखा, फिर जितने भी सारे वो थे, हमें मुद्रा लोन्स, क्रिटिकल मिनरल मिशन, स्ट्रीट मार्केट से सब, ये सब सारी चीज़ों को देख लिया। अब देखिए, हाँ हाँ, टैक्स प्रपोजल्स को देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या हुआ ना, सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स किया गया है। क्या क्या, जीएसटी, रिव्यू ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 को रिव्यू किया गया, फिर साथ साथ में सिंप्लीफाई किया गया आपको चैरिटीज एंड टीडीएस को, लिटिगेशन अपील भी आप कर सकते हैं, डीपनिंग ऑफ टैक्स बेस को, मतलब टैक्स बेस को भी डीप किया गया। कुछ सेक्टर स्पेसिफिक कस्टम ड्यूटी प्रपोजल्स हैं, जैसे कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू किया जाएगा रेट स्ट्रक्चर का फॉर ट्रेड ईज के लिए, रिमूवल ऑफ ड्यूटी इन्वर्शन एंड रिडक्शन ऑफ डिस्प्यूट्स के लिए, मतलब आप इन चीज़ों को थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की गई है। अब देखो कुछ कस्टम ड्यूटीज को चेंज किया गया है, जिसके बेनिफिशियरीज कौन है। देखो 3 या 3 से ज़्यादा कैंसर मेडिसिन हैं, उनको कस्टम ड्यूटी से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, फुल्ली एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे एफोर्डेबल मेडिसिन के अंदर में आ जाएंगे इसका जो बेनिफिशियरीज होंगे। बीसीडी को 15%, मोबाइल फ़ोन पे, मोबाइल पीसीबी एंड चार्जर को जो बोर्ड होता है एक्चुअल बोर्ड्स का, उसके कस्टम को कम किया गया है। इससे क्या होगा, मोबाइल इंडस्ट्री में मोबाइल चीपर हो जाएगा थोड़ा। कस्टम ड्यूटी को रिड्यूस किया गया, गोल्ड एंड सिल्वर को 6%, प्लेटिनम 6%
गोल्ड एंड सिल्वर पे 6%, प्लेटिनम पे 6.4%। तो यहाँ पे डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन जो डैव होता है वो कम हो जाएगा, वो आपको सही बेनिफिशियरीज रहेंगे। फिर आपको श्रिम्प एंड फिश फीड पे 5% का कस्टम कम किया गया है। इससे क्या होगा, मरीन एक्सपोर्ट में कंपटीटिवनेस बढ़ेगा। फिर कुछ कैपिटल गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग और सोलर सेल पैनल्स में भी इसको एग्जेम्प्ट किया गया है ताकि रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट किया जा सके। यहाँ पे एनर्जी ट्रांजिशन में आपको प्रमोट मिलेगा, मतलब सपोर्ट मिलेगा। फुल्ली एग्जेम्प्ट किया गया है कस्टम ड्यूटीज को 25 क्रिटिकल मिनरल्स पे। तो ये आपको स्ट्रैटेजिक सेक्टर को बढ़ाने के लिए, जैसे मान लो लिथियम आयन हो गया, जैसे सिलिकॉन हो, मतलब बहुत सारे ऐसे क्रिटिकल मिनरल्स हैं जो क्रिटिकल हैं, लेकिन वो मिनरल काफ़ी यूज में आते हैं हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए, फ्यूचर नीड के लिए। कुछ डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल्स हैं, जैसे कॉम्प्लाइंस बर्डन को कम करने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप को के स्पिरिट को इंक्रीज करने के लिए टैक्स रिलीफ देना है सिटीजन्स को। किस तरीके से, देखो, रैशनलाइजेशन किया गया कैपिटल गेन का। शॉर्ट टर्म गेन्स ऑफ फिनांस एसेट्स को क्यों किया गया है कम, क्योंकि वो 20% ट्रैक्ट करेगा टैक्स रेट को, मतलब शॉर्ट टर्म गेन्स ऑफ फिनेंशियल एसेट टू अट्रैक्ट 20% टैक्स रेट, ठीक है। लॉन्ग टर्म गेन की बात कर लेते हैं, जितने भी फिनेंशियल और नॉन फिनेंशियल एसेट्स होंगे उनको टैक्स रेट पे 12.5 पे रखा गया, ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर कैपिटल गेन्स के जो एग्जेम्पशंस के लिमिट है उसको बढ़ाया गया है फिनेंशियल एसेट्स को, कितने पे, 1.25 लाख पर ईयर, ठीक है। एंजल टैक्स को एबोलिश किया गया है, जितने भी क्लास इन्वेस्टर्स का जो टैक्स होता है एंजल टैक्स आपको पता होगा। साथ साथ में ही आपको टैक्स रिजिम को सिंपलर किया गया है एज पर देम। सेफ हार्बर रेट्स को प्रोवाइड किया गया है फॉरेन माइनिंग कंपनीज के लिए, सेलिंग, जैसे रॉ डायमंड सेलिंग की बात हो रही है। कॉर्पोरेट टैक्स रेट को फॉरेन कंपनीज का रिड्यूस किया गया है, 40% से 35% पर लाया गया है, ठीक है। अब देखो टैक्स रिजिम का सिंप्लीफिकेशन किस तरीके किया गया है कि अब आप जो, अगर आप वर्किंग एम्प्लॉयड है तो 17,500 रुपये साल में बचा पाएंगे, ठीक है। अगर आपका बैंड लिमिट 0 से 3 लाख है तो आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। 3 से 7 लाख पे 5%, और 7 से 10 लाख पे 10%, 10 से 12 लाख पे 15%, 12 से 15 लाख पे 20%, और 15 लाख से ज़्यादा कमाते हो तो 30% टैक्स देना पड़ेगा। 15 लाख से ज़्यादा मतलब आप 16 लाख भी कमाते हो 30%, और 16 करोड़ भी कमाते हो 30% देना पड़ेगा, ठीक है। और जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है सैलरीड एम्प्लॉयड का, वो 5,000 से लेकर के 50,000 से 75,000 तक बढ़ा दिया गया है, ठीक है। फैमिली पेंशनर्स के लिए इंक्रीज़ किया गया है 15,000 से 25,000, ठीक है। ये बेसिक टैक्स का है, ठीक है। बाकी हम लोग और देख लेते हैं थोड़ा सा। अब देखिए कुछ डेफिसिट ट्रेंड्स होते हैं। डेफिसिट्स का मतलब आपको पता होगा, अगर हम लोग बात करें इनकम अगर एक्सपेंडिचर के बराबर है, ठीक है, तो बैलेंस बजट कहते हैं उसको। इनकम अगर एक्सपेंडिचर से कम है, मतलब अगर आप इस केस में समझते हैं, अगर इनकम जो है वो आपको एक्सपेंडिचर से कम है तो ये डेफिसिट बजट हो गया। इनकम अगर ज़्यादा है एक्सपेंडिचर से तो ये सरप्लस बजट हो गया। सरप्लस बजट किसका होगा, चाइना का होगा, यूएसए का हो सकता है। बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव होता है डेफिसिट बजट का वो होता है वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर होगा, एक्सपेंडिचर अगर ज़्यादा होगा रेवेन्यू रिसिप्ट से, ठीक है, खर्च ज़्यादा हो रहा है तो ये आपको रेवेन्यू डेफिसिट हो जाएगा, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, ठीक है। 23-24 अगर हम लोग बात करें, या 24-25 सभी का देख लेंगे, 23-24 का, तो रेवेन्यू डेफिसिट 2.9% ऑफ जीडीपी है, ठीक है। देखो यहाँ पे इस डायग्राम में, ये डायग्राम आपको ना बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा देगा, ठीक है। जैसे ये प्लॉट्स होते हैं तो इसमें क्या होता है, ये जो पीडीएफ है दोनों मैं डाल दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू, देखो रेवेन्यू डेफिसिट रेट वाला होता है, तो हम अगर देखेंगे कोई कहे आपसे कि रेवेन्यू डेफिसिट, क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन कहेगा कि रेवेन्यू डेफिसिट, जैसे मान लो ये रेट वाला हो गया, ठीक है, तो रेवेन्यू डेफिसिट इज कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग फ्रॉम द लास्ट 10 ईयर या डिकेड में। तो क्या ऐसा हो रहा है क्या, पहले चलो घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, तो ये नहीं है, तो रॉन्ग स्टेटमेंट होगा। इस तरीके से स्टेटमेंट आपको देगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो अगर हम लोग रेवेन्यू डेफिसिट की बात करें, देखो 23-24 में ये लगभग 2.6 के पास था, अभी 1.8 के पास है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। अगर हम लोग बजट डेफिसिट की बात कर लेते हैं, तो फिजिकल डेफिसिट की बात कर लेते हैं। फिजिकल मतलब आपने कितना टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, ठीक है। फिजिकल डेफिसिट की बात कर ले, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, लेकिन रिसीट में से आपको बोरोइंग्स को हटा देना है, रिसिप्ट में से बोरोइंग को हटा देना है। तो फिजिकल डेफिसिट की बात कर लेते हैं, तो देखो ये ब्लू वाला हो जाएगा। एक समय 9.2 चला गया था 2020-21 में, कोविड वाले टाइम में, फिर अभी 4.9 के आसपास है, ठीक है। फिजिकल डेफिसिट इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट्स, यू कैन से, ठीक है। चलिए, अगर हम लोग फिजिकल डेफिसिट क्या इंडिकेट करता है, फिजिकल डेफिसिट क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि हाउ मच गवर्नमेंट हैज़ टू बोरो इन अ फाइनेंशियल ईयर। फिजिकल डेफिसिट ज़्यादा बढ़ता है, फिजिकल डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, तो ये गवर्नमेंट के हेल्थ को बताता है, मतलब इकोनॉमिकल हेल्थ को, ठीक है। पुअर हेल्थ मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल डेफिसिट बढ़ रहा है, ठीक है। तो देखिए
फिजिकल डेफिसिट की बात कर लेते हैं तो 23-24 में 5.6 था, 24-25 में 4.9 के एम्बेट में रखा गया है इसको, ठीक है। इसी तरीके से आपको प्राइमरी डेफिसिट होता है। प्राइमरी डेफिसिट कहने का मतलब हुआ फिजिकल डेफिसिट में से इंटरेस्ट जो आपने पे कर दिया। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब क्या हुआ, जो फिजिकल डेफिसिट जो आपने लिया था माइनस जो इंटरेस्ट आपने पे कर दिया, वो इंटरेस्ट को हटा दो तो वो प्राइमरी डेफिसिट हो जाएगा। देखो कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा था, फिर एक कोविड ईयर में बहुत ज़्यादा बढ़ गया, फिर घटते घटते अभी 1.4 पे आ गया, लास्ट ईयर 2.0 था, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना होगा। तो ये कर्व पे बहुत अच्छे से करिएगा, ये क्वेश्चन आपको यहाँ से बन जाते हैं, ठीक है। अब देखो डेफिसिट फाइनेंसिंग के सोर्स आप देख सकते हो इसी तरीके से, ये पीडीएफ भी मैं डाल दूंगा, ठीक है। एक टर्म होता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, इसमें होता है रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट्स जो आपको दिया गया है स्टेट से कि आप एसेट्स दैट इज कैपिटल को किस तरीके से क्रिएट करते हैं उसको। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया कि पैसे कितने कहाँ से आते हैं, कितने कहाँ पे जाते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ बेसिक्स हम लोग एक बार देख लेते हैं। फिजिकल डेफिसिट रेवेन्यू डेफिसिट हो गया। अब कुछ डाटा इनफैक्ट से समझ लेते हैं। अगर हम लोग बात करें तो बजट एस्टिमेट की, तो फिजिकल डेफिसिट फिनेंशियल ईयर 24-25 में वो 4.9% था जीडीपी का, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको। बेसिकली जो डेफिसिट टारगेट रेंज होता है उसको हमको कैसे भी 4.5% नेक्स्ट ईयर में कम लाना है, क्योंकि उसको एफआरबीएम के एम्बेट में रखना है, ठीक है। इन्फ्लेशन को एफआरबीएम के अंदर में रखेंगे, इसको नहीं। डेफिसिट हमारा 4.5 से कम रखना है, ये कम से कम हो तो ज़्यादा सही है। एवरेज रिटेल इन्फ्लेशन की बात कर ले तो 5.4% है फिनेंशियल ईयर में, तो 23-24 में, जो 6.7% था 2022-23 में। देखो आप ये पूछ सकते हो कि 22-23 क्यों बता रहे हो, कभी कभी बोल देता है ना कि चेंज इन रिटेल इन्फ्लेशन एज कम्पेयर टू 22-23 टू 24-25, ठीक है। तो मतलब 23-24 से 24-25, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए इसी तरीके से हम लोग अगर ग्रॉस एंड नेट मार्केट बोरोइंग की बात कर ले तो ये 14.01 लाख करोड़ है एंड 11.63 लाख करोड़ था टोटली, मतलब ग्रॉस एंड नेट। ग्रॉस है आपको 14.01 लाख करोड़ बोरोइंग एंड नेट है आपको 11.63 लाख करोड़, ठीक है। 9 प्रायोरिटीज मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। टोटल रिसिप्ट अगर हम लोग डेब्ट को हटा दे तो 32.07 लाख करोड़ है। टोटल रिसिप्ट की बात कर ले, टोटल रिसिप्ट की, तो ये आपको है 32.07 लाख करोड़ की। टोटल एक्सपेंडिचर की बात कर ले हम लोग तो ये आपको 48.21 लाख करोड़ है, ठीक है। ग्रॉस टैक्स रिसिप्ट की बात कर ले तो ये आपको 25.83 लाख करोड़ है। फिजिकल डेफिसिट की बात कर ले तो ये आपको 4.9% ऑफ जीडीपी है। क्लियर है। चलिए कोर इन्फ्लेशन की बात कर लेते हैं। कोर इन्फ्लेशन की जो कि नॉन फूड नॉन फ्यूल आइटम पे लगता है वो 3.1% है, ठीक है। बाकी सब तो मैंने डिस्कस कर लिया आपसे। आप ये देख सकते हो 23-24 ये मतलब रिवाइज और बजट प्रोविजनल एक्चुअल और बजट एस्टिमेट, फाइनल बजट एस्टिमेट आप देख सकते हो। टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट कितना है 3.12 लाख करोड़। टैक्स रेवेन्यू दे रखा है और नॉन टैक्स रेवेन्यूज के दोनों बांट के दे रखा है। कैपिटल रिसिप्ट 1.691 लाख करोड़ है। फिर इस तरीके से आपको टोटल रिसिप्ट हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दीजिएगा, मतलब रेवेन्यू प्लस कैपिटल को ऐड कीजिएगा तो 4.82 लाख करोड़ आ जाएगा, ठीक है। तो आपको डाटास तो याद खुद रखने पड़ेंगे, उसमें आपको कोई ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकता है। इसी तरीके से आप एक्सपेंडिचर्स देख सकते हैं। एक्सपेंडिचर्स के डाटा को एक सीट में एक पेज में बना के रख लेना, आपका सारा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए डेफिसिट स्टैटिस्टिक मैंने ऑलरेडी समझाया है। फिजिकल डेफिसिट अगर अभी की बात कर ले तो आपको 1.61 लाख करोड़ है जो कि 4.9% है। फिर आपको रेवेन्यू डेफिसिट की बात कर ले तो आपको 5.8 लाख करोड़ है, मतलब 5.8 है, 5.80 है और ये 1.8% है टोटल, ठीक है, 5.8 लाख। अब देखो इसी तरीके से अगर हम लोग प्राइमरी डेफिसिट की बात करें तो ये आपको 4.50 लाख करोड़ है जो कि 1.4% है, ठीक है। फिर मार्केट बोरोइंग, फिर शॉर्ट टर्म बोरोइंग, फिर सिक्योरिटी अगेंस्ट स्मॉल सेविंग्स, ये सब याद रखने की उतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको एक्सटर्नल डेब्ट्स, फिर अदर रिसिप्ट, ये सब ध्यान रखना है, ठीक है। एक छोटी सी सीट मिल जाती है, वो मैं आपको वैसे भी डाल दूंगा तो आप उससे बेनिफिट ले सकते हो। फिर टैक्सेस पे डिफरेंट कितने टैक्स का डाटा याद रखने की, तो हाँ टैक्स इतना याद रखना कितना % शेयर है और कहाँ से कहाँ जा रहा है, जीएसटी से कितना आ रहा है, सर्विस टैक्स कितना, कस्टम एंड वेल्थ कितना, कॉर्पोरेशन टैक्स कितना। एक मैं फाइनल आपको डाटा दे दूंगा एक सीट पे, वो आप याद कर लोगे तो काम हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखो टैक्स रिसिप्ट का ट्रेंड देख लो। डायरेक्ट टैक्सेस आपका ये येलो से दिखा रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स आपको ग्रीन से दिखा रहा है और रेड डॉट से आपको क्रॉस टैक्स, दोनों क्रॉस टैक्स दिखा रहा है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे इस ट्रेंड को तो पहले हमारा डायरेक्ट टैक्स ज़्यादा था और इनडायरेक्ट टैक्स कम था, मतलब 5.5% वॉज द डायरेक्ट टैक्स एस्टिमेट एंड 4.4% वॉज द इनडायरेक्ट टैक्स इन 2014-15। जब से हमारे एनडीए गवर्नमेंट आती है तो धीरे धीरे देखा जा रहा है कि जैसे इनडायरेक्ट टैक्सेस इज ट्राइंग टू कैच डायरेक्ट टैक्सेस। तो आप देख सकते हो 5.6, 5.3, अभी का देख लो 6.8% इज डायरेक्ट टैक्सेस एंड 5% इज इनडायरेक्ट, मतलब अभी थोड़ा बैलेंस्ड है, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्सेस में डायरेक्टली हम लोग भी, मतलब जो कॉमन मैन होते हैं, मतलब जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं वो डायरेक्टली इफेक्ट होती हैं, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर नेट रिसिप्ट
सेंटर का ये आप देख सकते हो, नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट, नॉन टैक्स रेवेन्यू और नेट सेंटर टैक्स रेवेन्यू का ये जो है वो आप देख सकते हो। टोटल सेंटर का टैक्स रेवेन्यू आप देख सकते हो अभी की केस में 25.8% है, नॉन टैक्स रेवेन्यू से 5.5% एस्टिमेट है, एंड फिर नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट से 0.8 है। ठीक है, ये डाटा को आप देखो, मतलब ट्रेंड को आप देखो, पहले बढ़ रहा है, फिर ऐसे बढ़ रहा है, फिर धीरे धीरे घटा है। तो अगर आपसे पूछे कि एक डिकेड में क्या हुआ ना, कि जो नेट रिसिप्ट ऑफ जो सेंटर को हो रहा है इन लाख करोड़ रुपीज़, वो क्या ऑलवेज कंटिन्यूस राइजिंग था, तो आप इस क्वेश्चन को कट कर सकते हो, इस ऑप्शन को। तो आप जब ग्राफ को एनालिसिस करोगे तभी इन चीज़ों को आप डिड्यूस कर सकते हो। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं ये PDF डाल दूंगा, आप उसको देख लेना। दिस इज़ ऑल अबाउट बजट ऑफ 24-25। एंड अगर आपको और भी कोई वीडियो चाहिए यू कैन से, और अगर आपको लगता है कंटेंट सही है तो आप शेयर करो, क्योंकि लोग शेयर नहीं करते। शेयर करोगे तभी मैं कंटेंट बना पाऊंगा, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम दिस आई हैव अ लॉट थिंग टू डू। सो थैंक यू।